Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. यंग लॉयर्स प्रैक्टिकल कोर्स आज हम सेशन नंबर 11 करेंगे। हम बेल्स कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, जब भी कोई एफआईआर रजिस्टर होती है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट किया जाता है तो उसकी एफआईआर रजिस्टर होती है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जो नेक्स्ट मरहला आता है वो तफ्तीश का आता है, इन्वेस्टिगेशन का आता है। इसमें पुलिस ने करना क्या होता है, जो सबूत है, जो शवाहिद हैं, उनको इकट्ठा करना होता है। ये तफ्तीश का मेन मकसद है कि सबूतों को इकट्ठा किया जाए। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कर दूँ। देखें, ये जो तफ्तीश है ना, इसमें वकील का कोई काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमारा वकील के तौर पे काम होता है अदालतों में, थानों में नहीं होता, तफ्तीशों में नहीं होता। तफ्तीश से रिलेटेड पुलिस जाने और मुद्दई जाने, मुल्ज़िम जाने, गवाह जाने, वकील का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं पर्सनली खुद थानों में नहीं जाता हूँ। मुझे कोई आके क्लाइंट कितना भी कहे जी ये तफ्तीश शुरू है जी, चलो जी थाने चलो साढ़े नाल, इतने पैसे ले लो, मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है। हमें जो लाइसेंस दिया जाता है ना, वो अदालतों में पेश होने का दिया जाता है, वो अदालतों में केस लड़ने का दिया जाता है, थानों में जाके वकालतें करने का नहीं दिया जाता। लेकिन बहुत सारे, मैं इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, बहुत सारे वकला आप देख लें वो थानों में जाते हैं, बाकायदा फीसेस तय होती हैं थानों में जाने की। सो मैं तो आपको एडवाइस ही कर सकता हूँ कि ये थानों की वकालत से, ये तफ्तीशों में जाने से अवॉइड करें। यहाँ पे वकील की इज़्ज़त नहीं होती, वकील की इज़्ज़त अदालत में होती है, थानों में नहीं होती। सो एनी हाउ, ये जो तफ्तीश होनी है, जो भी तफ्तीशी होगा। अच्छा, एक बात अब और यहाँ पे अब शुरू कर दें पॉइंट्स भाई। आपने सुना होगा नंबर 1 पुलिस डायरी या ज़िमनियाँ, इसके बारे में बड़ा पूछा जाता है कि जी ये ज़िमनियाँ क्या होती हैं। इसको इंग्लिश में पुलिस डायरी कहते हैं। अच्छा, ये दिखती कैसे है? ये पुलिस डायरी ऐसी दिखती है। जो भी तफ्तीशी होता है उसने डेली बेसिस पे जो भी काम करने हैं उसने उनको लिखना है, रिकॉर्ड रखना है अपना। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि वो दिन में जो भी काम करते हैं रात को उसकी डायरी लिखते होते हैं, हर एक चीज़ उन्होंने लिखनी होती है। अब एक तफ्तीशी जो एक थाने का होता है उसके पास एक ही केस नहीं होता, उसके पास हो सकता है एट ए टाइम वो 5 केसेस की, 6 केसेस की तफ्तीश कर रहा हो। सो अपने रिकॉर्ड को भी सीधा रखने के लिए वो हर एक चीज़ को लिखता है, उसने जो जो कुछ करना है तफ्तीश के दौरान डे वाइज उसको वो लिखता जाता है। अब ये फिर बाद में अदालतों में जाके भी काम आती है कि फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें 2-2 साल, 3-3 साल के बाद जाके कहीं शहादतें होती हैं। अब वो पुलिस वाला जब आ रहा है गवाही देने, जिसने तफ्तीश की है, वो मैंने आपको पहले कहा वो एट ए टाइम 5-5 केसों में, 10-10 केसों में वो तफ्तीश कर रहा होता, तो उसको कैसे याद रहेगा कि किस केस में उसने क्या तफ्तीश की थी? नहीं याद रह सकता। सो इसलिए भी ये जो ज़िमनियाँ उसने लिखी होती हैं, जो पुलिस डायरी लिखी होती है, इससे वो अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकता है। इसका मेन ये भी मकसद होता है। अच्छा, अब ये देखें, ये पुलिस डायरी है, इसमें ये एक डेट उसने साइड पे लिखी हुई है 18/3/2017। अब इस डेट को इसने जो जो भी काम करने हैं ना, वो तरतीब से इसने लिखते जाने हैं इस केस की तफ्तीश में। ये देखें, ये सारे नंबर पॉइंट्स लिख के कि क्या क्या काम इसने किए हैं। अब ये मौके पे गया है, इस 18/3/2017 को जब से इसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है, तो ये मौके पे गया। अब देखते जाएं, इसमें इसने बयान, ये एक अटेम्प्ट टू रेप का केस था। अब इसमें जो विक्टिम थी उसका इसने बयान लिखा है, कौन सी डेट को? 18/3 को। फिर उसके बाद ये मौके पे गया, मौके पे जाके इसने वहाँ पे एक नक्शा भी बनाया, नक्शा मौका इसको कहते हैं, ये इसने बनाया और साथ लगा दिया। फिर इसके अलावा इस जो विक्टिम है उसके अलावा जो दूसरे भी गवाह थे उनके इसने बयान रिकॉर्ड किए हैं, वो 18/3 में लगा दिए।
18/3 फिर होगी ख़त्म। इस दिन में इसने यही काम किया, मौके पे गया, नक्शा मौका बनाया, वहाँ पे गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए हैं, ये सारा कुछ इसने 18/3 में डाल दिया। फिर आ गई 19/3। 19/3 में क्या हुआ है? 19/3 में देखें तो ये फिर जो इसने काम किए हैं, ये रिमांड पे, वो जो मुलजिम था वो पकड़ा गया था, उसके रिमांड्स वगैरह पे गया है, तो और जो कुछ भी किया है इसने 19/3 में लिख दिया। फिर आ गई 20/3, नेक्स्ट डेट, ये 20/3 की नहीं आ गई। ज़िमनी नंबर 3, यानी हर दिन की वो एक ज़िमनी लगाएगा। 18 तारीख की एक ज़िमनी, 19 तारीख की एक ज़िमनी, 20 तारीख की एक ज़िमनी, और उनको नंबरिंग करता जाता है। ये 18 की ज़िमनी नंबर 1 थी, 19 की 2 हो गई, 20 की 3 हो गई। अच्छा, अब ये 20 तारीख में इसने कौन कौन से काम किए? फिर कोई नक्शा दोबारा बनाया गया। उसके अलावा फिर इसने जो वो मुलज़िम था, जो जिस्मानी रिमांड पे था, उससे पिस्टल भी रिकवर किया है। ये देखें जी, फ़र्द मकबूज़गी पिस्टल 30 बोर, ये मुलज़िम से इसने रिकवर किया है। ये इसकी रिकवरी मेमो इसको कहते हैं, यानी तफ्तीश के दौरान रिकवरियाँ वगैरह भी तो उसने करनी है ना, शवाहिद इकट्ठे करने हैं। अब इसमें कोई इसका FIR देखे तो इसमें ये था कि इसने पिस्टल के ज़रिए कोशिश वगैरह की, अटैम्प्ट टू रेप किया, तो वो पिस्टल भी रिकवर करना ज़रूरी था। ये 20 तारीख में इसने रिकवर किया और उसका फ़र्द मकबूज़गी भी लगा दी। फिर ज़िमनी नंबर 4 आ गई। तारीख़ कौन सी आ गई? 21 तारीख़ आ गई। अब इसमें यहाँ पे इसने जो काम भी किए हैं, यहाँ पे वो सारे कुछ, इस दिन भी इसने ये और लोगों के बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं, वो सारे यहाँ पे लग गया। फिर 22 तारीख आ गई। अब मैं इतनी डिटेल है, मैं इनको पढ़ूँगा तो नहीं। सो हर डेट की इसने जो काम करना है वो उनको इस तरतीब के साथ इसने पुलिस डायरियाँ लिखते जाना। अच्छा, ये जो पुलिस डायरी है, एक बात मैं और इससे रिलेटेड बता दूँ, ये पुलिस वाले किसी को नहीं दे सकते, ना मुद्दई को दे सकते हैं, ना मुलज़िम को दे सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उन्होंने अपने पास ही रखनी होती है। या अदालत अगर मांगेगी तो अदालत को मिल सकता है, आम बंदे को, मुलज़िम को, मुद्दई को ये नहीं मिल सकती। लेकिन अब मैं और आगे जाके इतना कहता हूँ कि समटाइम्स ये पहुँच जाती हैं मुद्दई के पास या मुलज़िम के पास, वो ला के वकीलों को दे देते हैं। हम भी फिर देख लेते हैं इसमें क्या क्या तफ्तीशें हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिकवर हुई हैं। सो ये बेसिकली आनी नहीं चाहिए पुलिस से बाहर, ये उन्हीं के पास होनी चाहिए। सो अगर कभी किसी केस में फॉर इंस्टेंस आप कोई बेल आर्गू कर रहे हैं या कोई भी आर्गूमेंट्स आप कर रहे हैं और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स किसी न किसी तरह अगर पहुंच भी गए हैं, तो कभी भी हमने इसको जज साहब के सामने नहीं रखना कि जज साहब ये देखें जी, इस ज़िमनी में तो ये लिखा हुआ है और यहाँ पे आके ये कह रहा है। हमने नहीं कहना, चाहे बेल आर्गू कर रहे हैं, कुछ भी आर्गू कर रहे हैं, हमारे पास है भी ना, ये हमें पता भी होगा, इवन देन हम कोर्ट के सामने इसको नहीं बता सकते कि ये देखें जी, इस ज़िमनी में तो ये लिखा हुआ है, ये झूठ बोल रहा है। हो जाती हैं समटाइम्स कई ऐसी बातें। हमने इसको कोर्ट के सामने नहीं लेके आना, हमने ये नहीं बताना कि हमारे पास भी ये है। पहली बात ये ज़हन में रख ले, कुछ चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। वैसे जब बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाते हैं, प्रैक्टिस होती है, तो फिर उसका भी एक तरीका हम कह सकते हैं, इतना जजेस को भी पता ही होता है कि ये पहुँच ही जाती हैं मुद्दई के पास, मुलज़िम के पास, ये तफ्तीशें पहुँच जाती हैं। सो फिर हम इस हद तक कह सकते हैं जी, ज़िमनी नंबर फ़लाना में देख लें जी, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने खुद से निकाल के ज़िमनी जज साहब के सामने अंडरलाइन उसको करके देना है। ये इल्लीगल काम है, कभी भी ये हमारे पास नहीं होनी चाहिए। सो ये आगे जी ज़िमनियाँ। और इसमें एक बात और, ये जो ज़िमनियाँ हैं, इसमें से कोई भी चीज़ मुलज़िम के, ये कानूनी बात है, इस पर काफ़ी केस लॉज भी हैं कि मुलज़िम के अगेंस्ट नहीं यूज़ की जा सकती। अगर कुछ होगा तो मुलज़िम की फ़ेवर में कोर्ट यूज़ करेगी, मुलज़िम के अगेंस्ट इसको यूज़ नहीं किया जाता। ये जो भी तफ्तीश में लिखा जाता है। एनी हो जी, तो ये आ गया ज़िमनियों का मसला। उसके बाद अच्छा देखें, इन्वेस्टिगेशन करनी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं
कि जब पुलिस के तफ्तीश शुरू होती है तो पुलिस मौके पे जाती है। मुख्तलिफ़ केसेस होते हैं ना, फॉर इंस्टेंस कोई रेप का है, कोई मर्डर का है। मौके पे पुलिस ने जाना है, वहाँ पे कॉर्डन ऑफ करना है इलाके को, उस जगह को सारा, और वहाँ पे शवाहिद वगैरह इकट्ठे वगैरह वो सारा कुछ प्रोसेस होगा। नक्शा मौका वहाँ पे बनाया जाता है। अच्छा, इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस की ये भी कोशिश होगी कि मुलजिम को अरेस्ट किया जाए। कत्ल का मुलजिम है, उससे रिकवरियाँ वगैरह करनी है, तो उसको अरेस्ट करेंगे। अगर देखें अब उसमें भी अरेस्ट में भी अगर तो वो स्ट्रेट वे अरेस्ट हो जाता है, या फिर उसने प्री अरेस्ट बेल्स फाइल की थी वो खारिज हुई हैं और उसके बाद अगर वो अरेस्ट हुआ है, दोनों सूरों में जैसे ही एक्यूज़ अरेस्ट होता है तो विद इन 24 आवर्स क्या करना होता है पुलिस ने, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, विद इन 24 आवर्स। अच्छा, ये देखें, एक आज एफआईआर रजिस्टर हुई है आज के दिन। अब और ये जो मुलजिम था पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया आज। फॉर इंस्टेंस ये दोपहर 12 बजे का वकूआ है और 1 बजे मुलजिम अरेस्ट हो गया। अब उसके बाद आज से लेके कल 12 बजे तक 24 आवर्स तक के बाद पुलिस ने मैजिस्ट्रेट के सामने उस मुलजिम को पेश करना है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। ये हमारी सीआरपीसी में सेक्शन 167 में लिखा हुआ है कि पुलिस ने ये 24 घंटों के बाद, 24 घंटों के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अच्छा, ये जो 24 घंटे तक उन्होंने अपने पास रखना है, क्यों रखना है? ऑब्वियसली तफ्तीश करने के लिए रखना है। जब 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने मुलजिम को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो पुलिस ने यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को बताना है कि इन्होंने क्या इससे तफ्तीश की है अभी तक। ठीक है, और 24 घंटे के अंदर अंदर इस मुलजिम से तफ्तीश कंप्लीट नहीं हो सकी, इसलिए हमें इसकी फ़र्दर क्या दी जाए, कस्टडी दी जाए। ठीक है, 24 घंटे के अंदर इस मुलजिम से तफ्तीश हम कंप्लीट नहीं कर सके, हमें इसकी फ़र्दर कस्टडी दी जाए, जिसको हम कहते हैं जिस्मानी रिमांड। ठीक हो गया। अब ये मैक्सिमम 15 दिन तक का रिमांड हो सकता है। एक गो में नहीं देते कभी भी मैजिस्ट्रेट, ये 2 दिन का देंगे, फिर 2 दिन का, फिर 2 दिन का। अच्छा, फॉर इंस्टेंस हम आज वाली मिसाल लेके चल रहे हैं। मुलजिम आज के दिन अरेस्ट हुआ है, कल इसको, आज कौन सी डेट थी, आज होगी जी 17/1/2023 को ये मुलजिम अरेस्ट हुआ है। 18 तारीख को, 18/1/2023 को इसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और यहाँ पे पुलिस ने कहा तफ्तीश नहीं कंप्लीट हुई, इसका फ़र्दर रिमांड दें। अब यहाँ पे जब इसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया ना, जहन में रखें, यहाँ पे पुलिस लेके आएगी, पुलिस एक दरख्वास्त लिख के लेके आएगी जिसमें वो कहेगी कि हमें इसका फ़र्दर रिमांड दिया जाए, हमने इससे ये चीज़ें रिकवर करनी है, ये तफ्तीश करनी। हम एज़ मुलज़म के वकील या एज़ मुद्दई के वकील, दोनों साइड से हो सकते हैं ना, हम जब इसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो यहाँ पे हम आर्गू करते हैं। देखें, अगर तो मैं मुद्दई साइड का वकील हूँ तो ऑब्वियसली जब मैजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश किया जा रहा है तो मैं वहाँ पे जाके क्या बयास करूँगा कि नहीं जी अभी इससे तफ्तीश करनी है, इस पे ये इसने मर्डर किया, ये किया, वो किया, तो इसका फ़र्दर रिमांड दिया जाए। जो मुलजिम का वकील होगा वो वहाँ पे खड़ा होकर क्या कहेगा, वो यही कहेगा ना कि जी फ़र्दर रिमांड की ज़रूरत नहीं है, जो तफ्तीश करनी थी इन्होंने 24 घंटे में अगर जो भी रिकवर करना था वो कर लिया, इसकी फ़र्दर ज़रूरत नहीं है। अब हर केस के डिफरेंट फैक्ट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने बहस करनी होती है। सो दोनों साइडों पर ये बहस होगी, ये पहली दफ़ा जब उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। और नॉर्मली देखें, जब मर्डर का केस है, रेप का केस है, बड़े ऑफेंसेस हैं, तो हमें भी पता है कि इसको फ़र्दर रिमांड इसका मिलना ही मिलना है। ऐसे नहीं हो सकता एक बंदे ने कत्ल किया, 24 घंटे के बाद उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और
मैजिस्ट्रेट साहब उसको जुडिशल कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। उसमें और उससे रिकवरियाँ करनी है, उसका अगर कोई मेडिकल वगैरह भी करवाने हैं रेप के केसेस में, तो टाइम लगता है इन सब कामों के लिए। तो ये रिमांड वगैरह दिए जाते हैं। अब तो पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह भी अगर करवाने, इस किस्म के भी काम करने हैं, तो रिमांड पहली दफ़ा में तो जेल में रख दे, बड़े ऑफेंसेस में तो मिलना ही मिलना होता है। फिर हमें ये भी पता, अच्छा ये यहाँ पे पेश किया 18 तारीख को, जज साहब ने इस मुलज़िम का 3 दिन का या 2 दिन का रिमांड दे दिया। 3 दिन का लगा लेते हैं, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21/1/2023 तक का जज साहब ने इसका मैजिस्ट्रेट ने रिमांड दे दिया। ठीक हो गया। अब ये दोबारा ये जो रिमांड मिलेगा तो ये पुलिस की ही कस्टडी में रहेगा, ये जेल में नहीं जाएगा। जिस्मानी रिमांड का मतलब उस एक्यूज़ की बॉडी पुलिस की कस्टडी में रहेगी, और पुलिस की कस्टडी में वो कहाँ पे रहेगी? थाने में रहेगी। ये होता है रिमांड। 17 को अरेस्ट हुआ, 18 को पेश किया, जज साहब ने 21 तारीख के तक के लिए 3 रोज़ का उसको रिमांड दे दिया। अब 21 तारीख को दोबारा उस मुलज़िम को पुलिस इस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, और पुलिस हो सकता है दोबारा लिख के ले आए कि नहीं जी हमें 2 दिन का और रिमांड दिया जाए, 10 दिन का और दिया जाए, मैक्सिमम 15 तक जा सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे 3 दिन का दिया था, फर्दर ये कहें कि जी हमें 10 दिन का रिमांड दिया जाए। अब ये मैजिस्ट्रेट की यहाँ पे मर्ज़ी होती है। अब दोबारा ये 21 तारीख को हम एज़ मुलज़िम के वकील, एज़ मुद्दई के वकील वहाँ पे जाके बहस कर सकते हैं कि जी इसको रिमांड दिया जाए या नहीं दिया जाए। अच्छा ये जो जिस्मानी रिमांड लेना होता है ना पुलिस ने, अब ये 3 दिन का इनको दिया गया था फिज़िकल रिमांड, यहाँ पे इन्होंने जब 21 तारीख को प्रोड्यूस करना है इस मुलज़िम को, ज़रूरी होता है उसके बाद मैजिस्ट्रेट को इन्होंने बताना होता है कि क्या तफ्तीश की है और आगे फर्दर इनको क्यों रिमांड चाहिए। ये नहीं कि बस जी दिल कर रहा है इसका 2 दिन का और रिमांड दे दें तो जब मैजिस्ट्रेट ने दे देना, नहीं, सेटिस्फाई करना होता है। अगर तो मैजिस्ट्रेट साहब को लगेगा कि इसकी फर्दर इसको टाइम दिया जाना चाहिए तो 2 दिन का हो सकता है, 3 दिन का वो और रिमांड दे दें। लेकिन अगर उनको लगे कि नहीं जी अब इनाफ हो गया, 3 दिन का काफ़ी था, फर्दर इसका रिमांड नहीं देना चाहिए, तो इस सूरत में उसको जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया जाता है। जुडिशल रिमांड आपने सुना भी होगा, टीवी पे भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि फ़र्दर कस्टडी इस मुलज़िम की पुलिस के पास नहीं होगी, बल्कि इसको जुडिशल रिमांड पे जेल में भेज दिया जाता है। वहाँ से इससे कोई तफ्तीश वगैरह नहीं होनी, ये तफ्तीश ख़त्म होगी, अब ये जुडिशल होके तो जेल में चला जाएगा। फिर अब इस स्टेज पे हम उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल वगैरह फ़ाइल कर सकते हैं। तो ये रिमांड, अच्छा ये जो तफ्तीशी ने रिमांड वगैरह भी लेने होते हैं ना, ये भी इसने ज़िमनी में लिखना होता है कि मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, रिमांड दिया, नहीं दिया, जो दरख्वास्तें दी थी रिमांड के लिए वो भी सारा कुछ लगी होती हैं, चालान में भी लगी होती हैं, ज़िमनी में भी उन्होंने लगाई होती हैं। सो ये आ गया पुलिस डायरी के बाद जो रिमांड वाला प्रोसीजर, ये ज़हन में रख लें। फिर इसके अलावा और हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं, तफ्तीश में मौका मुलाहिज़ा, फिल्मों में देखा होगा ना कि वो पुलिस जाती है वहाँ पे, वो कॉर्डन ऑफ किया हो जाता है, वो लगाई होती हैं पीली पीली सी पट्टियाँ कि आगे नहीं जाना। तो ये वही सारा कुछ, कत्ल का हो गया, कोई भी इस किस्म का मुकदमा है तो मौका मुलाहिज़ा, मौके पे जाती है पुलिस। मौके पे जाके पुलिस ने फिर क्या करना होता है, वहाँ से चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं। अब फायरिंग हुई है तो वहाँ से खौल वगैरह गिरे होंगे, वो कोई मर्डर वगैरह हुआ है तो वहाँ पे उसका खून जहाँ पे गिरा है वहाँ से वो मट्टी पुलिस लेती है, फिर लेबॉर्ट्री में भेजती है कि ह्यूमन ब्लड है नहीं है। फिर इसी तरह वो खौल वगैरह वो सारे भेजे जाते हैं फोरेंसिक वगैरह के लिए। तो ये सारे काम, अच्छा नक्शा मौके पे जाके वो नक्शा बनाया जाता है, मैंने आई थिंक आपको दिखाया भी ये। अब ये नक्शा एक तो बिला स्केल होता है, एक विद स्केल होता है कि कौन कितने फासले पे था। अब ये आ गया नक्शा मौका, इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कौन कहाँ पे खड़ा था, पूरा इसका नक्शा बनाया जाता है। एक विदाउट स्केल होता है, एक विद स्केल होता है। अच्छा इसके अलावा पुलिस ने और क्या करना होता है, मौका मुलाहिज़ा,
रिकवरीज वगैरह वहाँ से जो कुछ भी है रिकवर करना है। फिर यहाँ पे 161 की स्टेटमेंट्स ये भी रिकॉर्ड करने होते हैं। जो भी मुद्दई है उसके गवाह हैं, जो विक्टिम्स हैं उनके गवाह, उनके सारे बयानात अंडर 161 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं। अब इसमें ये देख लें, ये 161 की स्टेटमेंट है, लिखी हुई है ना ज़ेर दफ़ा 161। इस तरह जो जो कुछ भी उस मुद्दई ने कहना है, जो जो कुछ उसके गवाहों ने कहना है, ये पुलिस ने वहाँ पे तफ्तीशी ने जाके इनको रिकॉर्ड करना है। ये अब इसके बाद जब वो दोबारा, ये तो पुलिस के सामने बयान दे रहे हैं ना, इसमें उनके साइन नहीं होते, ये ज़हन में रखना है जो भी गवाही दे रहा है। इसके बाद जब वो कोर्ट में जाते हैं, बाकायदा वहाँ पे चीफ़ एग्ज़ामिनेशन होता है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन, बाकायदा जब गवाहियाँ शुरू होती हैं ट्रायल में, तो उस वक़्त इनको करॉबोरेट करने वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इनको कंट्राडिक्ट अगर वो कर रहे हैं तो ये सारा भी, पहले आपने ये बयान दिया, अब आप ये दे रहे हैं। सो ये 161 की स्टेटमेंट्स उन सब की रिकॉर्ड की जाती हैं। अच्छा, उसके बाद फ़र्द मकबूज़गियाँ हमने कर लिया है। फ़र्द मकबूज़गी देखें, पुलिस ने जो चीज़ें भी रिकवर करनी है ना, उनका पुलिस ने रिकॉर्ड बनाना है कि भाई हमने ये चीज़ रिकवर की है। ऐसे नहीं ज़ुबानी कलामी, मैं दिखा देता हूँ। इनको कहते हैं रिकवरी मेमो, फ़र्द मकबूज़गियाँ। ये देखें, एक तो ये रिमांड से रिलेटेड दरख्वास्त आ गई, पुलिस ने लिखी हुई है दरख्वास्त रिमांड जिस्मानी 14 रोज़ का रिमांड पुलिस ने मांग लिया, ये इस किस्म की दरख्वास्त होती है। अच्छा, इसके बाद ये आ गई फ़र्द मकबूज़गी, ये क्या रिकवर किया इससे, गोलियां वगैरह, वो सारा कुछ जो भी रिकवर करना है। कोई अगर रेप का केस है, कपड़े वगैरह, वटेवर, उस हर एक चीज़ की रिकवरी मेमो फ़र्द मकबूज़गी पुलिस ने बनानी ही बनानी, हो ही नहीं सकता कि ना बनाए। फिर जो चीज़ें रिकवर करके फिर उनको लेबॉर्ट्री वगैरह में भेजना होता है, वो सारा कुछ होता है। अच्छा जी, अब इसमें डायरियाँ हो गई, हमने रिमांड को डिस्कस कर लिया, मौके पे जाते हैं, 161 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, फ़र्द मकबूज़गियाँ वगैरह वो करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो अगर किसी का मेडिकल वगैरह, वो सारा कुछ भी इसमें चालान में साथ लगा होता है। अच्छा, ये जो सारे काम भी हो रहे हैं, क्या इसमें लगता है आपको कि वकील का कोई काम है? मुझे तो नहीं लग रहा। ये तो एक अपॉइंट हुआ है तफ्तीशी एक क्रिमिनल केस में, ये उसके काम है सारे, उसने ये करने हैं। हमारा वकील का क्या लेना देना है तफ्तीश में? कुछ भी नहीं। हमारा काम शुरू होगा अदालत में। तो मेरा यही कहने का मतलब था, मैंने शुरू में कह दिया कि भाई हमने इसमें नहीं जाना, ये पुलिस वाले जाने, मुद्दई जाने, मुलजिम जाने। हमारे पास तो जब वो ज़मानत के लिए आएंगे, रिमांड के लिए आएंगे, हमने तब बोलना है, हमने तफ्तीशों में साथ नहीं जाना। अच्छा, ये तफ्तीश सारी पुलिस करती जाएगी। इस तफ्तीश के करने के बाद पुलिस ने क्या करना होता है? चालान कोर्ट में जमा करवाना होता है। अच्छा, ये चालान वर्ड भी CRPC में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो फिर अब एक चल गया जी, चालान, तो चालान जमा करा। पुलिस ने चालान जमा करवाना होता है अंडर सेक्शन 173 CRPC। ये तफ्तीश कंप्लीट करके फिर पुलिस ने चालान जमा करवाना होता है। अच्छा, अगर 173 CRPC को देखा जाए तो उसमें ये लिखा हुआ है कि विदिन 14 डेज़ 14 दिन के अंदर FIR रजिस्टर होने से लेके ये सारी तफ्तीश कंप्लीट करनी, CRPC में ये लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता समटाइम्स, उसकी बहुत सारी वजह है। देखिए, अगर तो एक 489F का केस है, उसमें क्या हुआ, चेक डिसऑनर हुआ है, ठीक है। अब इसमें पुलिस ने क्या तफ्तीश करनी है? बयान, गवाहों के बयान रिकॉर्ड करेंगे, चेक उनके पास होगा, उसकी वो बैंक में जाएंगे जहाँ से वो डिसऑनर हुआ है, उनके बयान वगैरह लेंगे,
उसके अलावा मुलजिम को गिरफ़्तार करेंगे, उसका बयान रिकॉर्ड कर लेंगे, चेक ऑलरेडी मुद्दई के पास है, क्या रिकवर करना है उससे, क्या उसका कोई मेडिकल टेस्ट करवाना है, कोई लेबॉर्ट्री को चीज़ें भेजनी है, कुछ भी ऐसा नहीं। तो 489F में तो सीधा सीधा केस आ गया ना कि वहाँ पे पुलिस 14 दिन के अंदर अंदर ये सारी तफ्तीश कंप्लीट कर सकती है, चालान बना के भेज सकती है अदालत को, ठीक है। लेकिन उसके अपोजिट अगर देखें, एक मर्डर का केस है, एक रेप का केस है, बड़ा केस है, अब उसमें रिकवरीज भी करनी है, पिस्टल रिकवर करना है, कोई गन रिकवर करनी है, कोई चाकू रिकवर करना है, फिर उसके बाद मुलजिम को अरेस्ट करके उसके, अगर तो रेप का केस है, उसका मेडिकल भी करवाना है, उसका डीएनए टेस्ट भी करवाना है, फिर उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने को टाइम लगना है। ये जो पुलिस ने पिस्टल वगैरह रिकवर करके वो हॉल पहले रिकवर की थे उनको भेजना है फोरेंसिक के लिए, उनकी रिपोर्ट आनी है। फिर या कोई मंशियात का केस है, जो मंशियात रिकवर की है उसको भेजना है लेबॉर्ट्री में, उनकी रिपोर्ट्स आनी है। तो क्या ये सारे काम 14 दिन में पॉसिबल है हो जाए? हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तो 4-4 महीने रिपोर्ट्स नहीं आती जो लेबॉर्ट्रीज़ में जाती हैं, तो ये 14 दिन के अंदर तो नहीं कंप्लीट हो सकता। ये जो भी 173 कह रहा है कि 14 दिन में ये सारी तफ्तीश कंप्लीट करके चालान जमा करवाओ। अब चालान में यही आ गया ना, जो पुलिस ने रिपोर्ट देनी है, हर एक चीज़ कोई आपने लेबॉर्ट्रीज़ को भेजी हैं चीज़ें, उनके रिज़ल्ट आ जाएँ, वो सारा कुछ कंपाइल करके तो ये चालान रिपोर्ट, एक 173 की रिपोर्ट आप थाने में कोर्ट में जमा करवाओगे कि जी तफ्तीश कंप्लीट हो चुकी है, ये सारे सबूत पड़े हैं, सारी रिपोर्टें पड़ी हैं, आप ट्रायल शुरू करो और इसको सज़ा दिलवाओ। ये हो गया। लेकिन अब इसमें मैंने पहले कह दिया कि एग्जांपल आ गई 489F, कोई मसला नहीं है, 14 दिन के अंदर हो सकता है, लेकिन वहाँ पे भी चालान 14 दिनों में नहीं जमा होते, लेकिन हो सकता है, कोई उसमें बाहर नहीं। लेकिन इस किस्म के मर्डर के, रेप के केसेस, उनमें टाइम लग जाता है, 14 दिन में पॉसिबल नहीं रहता। तो वहाँ पे पुलिस अंडर सेक्शन 173 कंप्लीट चालान नहीं, नामुकम्मल चालान जमा करवा देती है, नामुकम्मल चालान। ये 173 अगर सीआरपीसी को देखें तो उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर तो 14 दिन में तफ्तीश नहीं कंप्लीट हो रही, ये सारा कुछ नहीं हो रहा, तो एक नामुकम्मल रिपोर्ट, इंटरम रिपोर्ट जमा करवा दी जाएगी कोर्ट में। ये कंपलसरी है, तफ्तीश कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, रिपोर्ट ज़रूर जमा करवानी है। अच्छा, उसके बाद फिर कोर्ट की मर्ज़ी है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो ट्रायल उस नामुकम्मल रिपोर्ट पे शुरू कर दे या ना करे, कि वेट कर लो जब तक चालान मुकम्मल नहीं आता। यानी अगर रेप का केस है, डीएनए के लिए टेस्ट गए हुए, कोई पिस्टल वगैरह वो उनकी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई, फिर कोई मंशियात का केस चल रहा है, उसमें अभी पूरी रिपोर्ट्स नहीं आई, इंटरम रिपोर्ट नामुकम्मल चालान तो पुलिस ने जमा करवा दिया है, उसकी बेस पे आगे ट्रायल को शुरू करना है या नहीं करना, ये कोर्ट की मर्ज़ी होती है। और नॉर्मल प्रैक्टिस यही होती है कि वेट किया जाता है कि मुकम्मल चालान आ जाए, उसके बाद ही ट्रायल शुरू किया जाए, ठीक है। और मेक सेंस, जो सेंसिटिव केसेस है, मसलन रेप का है, मर्डर का है, मंशियात का, उसमें सेंसिबल बात तो यही लगती है कि मुकम्मल चालान का वेट किया जाए, जब सारी तफ्तीश कंप्लीट होकर सारे डॉक्यूमेंट्स आएँ उसके बाद ट्रायल शुरू किया जाए। बहरहाल ये कोर्ट की ऑप्शन होती है कि वो इंटरम चालान, इंटरम रिपोर्ट पे भी चाहे तो वो कर सकती है। अच्छा, अब ये चालान नामुकम्मल और मुकम्मल, इसके मैं परफॉर्मे भी आपको दिखा देता हूँ कि उनमें होता क्या क्या है। सबसे पहले चालान नामुकम्मल को देखें। ये एक नामुकम्मल चालान जमा करवाया गया है कोर्ट में, 14 दिन में तफ्तीश कंप्लीट नहीं हुई, वो भी क्यों नहीं हुई और वो भी हम उसको भी देख लेते हैं। फार्म चालान नामुकम्मल, अभी कंप्लीट तफ्तीश नहीं हुई, ज़ेर दफ़ा 173 ज़वाद फे, मुकदमा नंबर जो एफ़आईआर नंबर होगा, जो डेटेड, जो जिस डेट पे ये एफ़आईआर रजिस्टर हुई और जुर्म, ये अब 367A और 377, ये इनके अंडर ये एफ़आईआर रजिस्टर की गई है। अच्छा, अब ये जो इसके कॉलम्स होते हैं उसमें क्या लिखा होता है? पहला तो डेफिनेटली ये नाम मुस्तगीस कि मुद्दई जो भी है उसका नाम लिखा जाएगा। फिर जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए
ऐसे मुल्ज़मान अगर एक से ज़्यादा हैं, उनमें से कुछ गिरफ़्तार नहीं हुए, तो ये उनके नाम यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। अच्छा, फिर आगे लिख रहे हैं कि जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं, ज़ेरे हिरासत हैं, उनका कॉलम है। अब इसमें शाहीन वल्द आलम शेर ये गिरफ़्तार हुआ है तो ज़ेरे हिरासत है ये। अगर कोई ज़मानत किसी को मिली है किसी मुल्ज़म को, तो उसका नाम ये नेक्स्ट कॉलम उसके लिए रखा गया। सो मुस्तगीस का नाम जो गिरफ़्तार नहीं हुए, जो गिरफ़्तार हुए हैं और जो ज़मानत में हैं, इनके कॉलम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो माल कब्ज़ा पुलिस में लिया गया, पुलिस ने जो जो कुछ भी रिकवर किया है वो नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे लिखते जाएंगे। उसके बाद तफसील गवाहान के कौन कौन से इस केस के गवाह हैं वो सारे यहाँ पे लिखे जाएंगे। अब अगर इस केस में देखें तो ये लाल हुसैन, अल्लाह बख्श, शेर मोहम्मद, ये सारे प्राइवेट विटनेसेस हैं, मौके के गवाह हैं। उसके बाद ये सारे लेडी डॉक्टर होगी, पुलिस वाले, तफ्तीशी जो सरकारी गवाह हैं, उन सब की डिटेल्स होती हैं कि कौन कौन यहाँ पे इस केस में गवाही देने आएगा। अच्छा, ये जो चालान होता है ना, ये पुलिस वाले ने जाके सीधा कोर्ट में जज साहब को नहीं देना होता। इसका एक तरीका होता है, ये प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जाके जमा करवाया जाता है। इसके साथ इस फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के उनको हम आगे देख लेते हैं, तो प्रोसिक्यूशन ब्रांच में दिया जाता है। वहाँ से ये पास हो के फिर आगे अदालत के सामने जाता है कि ये चालान आ गया है। तो फॉर्म देख लें, मुस्तगीस का नाम, जो अरेस्ट नहीं हुए, जो अरेस्ट हो चुके हैं या जो ज़मानत पे हैं, उनके कॉलम, जो पुलिस ने रिकवर वगैरह की है चीज़ें, उनका कॉलम, फिर जितने भी विटनेसेस होंगे सरकारी और मुदई के जो प्राइवेट विटनेसेस हैं वो सारे, उनकी डिटेल लिखी जाती है 1 2 3 करके भी कितने गवाह इस केस में आने हैं। उसके बाद अगर कॉलम देखें, मुख्तसर हालात मुकदमा मा जुर्म। अब यहाँ पे क्या होता है जो भी FIR के फैक्ट्स हैं वो सारे इस तरह पूरी स्टोरी को लिखा जाता है। ठीक हो गया, ये पूरी स्टोरी FIR वाली यहाँ पे लिख दी जाती है। यही बनते हैं ना हालात जो भी केस के, वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा जाता है, स्टोरी ऑफ द केस। उसके बाद अगर ये गौर करें तो एंड में कह रहा है कि दौरान तफ्तीश मुल्ज़म शाहीन को गिरफ़्तार करके रिमांड जिस्मानी हासिल करके DNA करवाया गया। यानी अब ये 377 का केस है, इसमें DNA करवाया गया था और उसको जुडिशल वो हो गया 19 तारीख को, वो जुडिशल हो गया, ये भी बता रहा है। फ़ॉरेंसिक साइंस की का इंतज़ार दरपेश है, यानी वो जो उसका DNA करवाया गया है उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, उस वजह से ये चालान अभी तक नामुकम्मल है। अगर DNA रिपोर्ट आ गई होती तो ये मुकम्मल चालान होना था, फ़ाइनल रिपोर्ट आ जानी थी। लेकिन चूँकि ये 377 सोडमी का केस है, उसका मुल्ज़िम को अरेस्ट किया, उसका फिर DNA वगैरह करवाया था, उसके लिए भेजा हुआ है सिमंस वगैरह, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई, इस वजह से ये नामुकम्मल चालान है। अब इसके साथ साथ अगर कोई मर्डर का केस होता, उसमें कोई पिस्टल वगैरह रिकवर किया होता और खौल मौके से रिकवर हुए थे, फिर उनको लेबॉर्ट्री में अगर भेजा, अगर उनके रिज़ल्ट नहीं आते तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल होनी थी कि अभी तक वो रिपोर्ट नहीं आई फोरेंसिक की, इस वजह से वेट कर रहे हैं। मौसूल होने पर चालान मुकम्मल मुरतब किया जाएगा, यानी जैसे ये DNA की रिपोर्ट आएगी हम मुकम्मल चालान इसका करेंगे तैयार और वो कोर्ट में जमा करवा देंगे। सरे दस्त मुकदमा हाजा में चालान नामुकम्मल तैयार करके मुकदमा। अब ये पढ़ना भी ना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, इनकी राइटिंग इतनी गंदी होती है, लेकिन ऐसे ही है। ये करके जी अभी वो कह रहा है कि सरे दस्त हम ये इंटरम रिपोर्ट भेज रहे हैं बना के। अच्छा, अब इसमें ये नामुकम्मल चालान जो है, नामुकम्मल चालान हो या मुकम्मल चालान हो, इसके साथ फिर एंड पे ये बताया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लगा रहे हैं। तफसील कागजात इसने लिखा हुआ है, कौन कौन से फार्म हाजा, ये फार्म हाजा मतलब ये। अच्छा, रिमांड, जो रिमांड के थे वो लगाए हैं, FIR की नकल लगाई हुई है, जो तहरीरी दरख्वास्त थी FIR रजिस्टर करवाने के लिए हम दरख्वास्त लिख के देते होते हैं वो भी साथ लगाई गई है। फिर उसके नक्शा मजरूबी मेडिकल सर्टिफिकेट वो लगे हैं। फिर उसके बाद नक्शा मौका, जो मौके पे जाके इन्होंने नक्शा वगैरह करवाया। फ़र्द मकबूज़गी शलवार
यानी वो जो विक्टिम थी उसकी शलवार को रिकवर किया गया, वो भी साथ, उसकी जो फ़र्द बनाई गई है वो भी साथ लगी है। सर्टिफिकेट शनाख्त, सज़ा स्लिप वगैरह, ये सर्टिफिकेट शनाख्त यानी जो मुलज़िम है उसको उसका प्रीवियस रिकॉर्ड वगैरह बताया जाता है कोई है या नहीं है। सज़ा स्लिप जो मुलज़िम होता है उसका हुलिया वगैरह कैसा है, वो सारा कुछ। तो ये डॉक्यूमेंट्स, तफसील, कागजात इन्होंने साथ लगाई हुई है। अब देखें, चलान नामुकम्मल ये कोर्ट में जमा करवाया गया। सबसे पहले इंडेक्स बनाया गया कि कौन क्या किस तरतीब से इंडेक्स है, फिर ये सारी 173 की रिपोर्ट है। उसके बाद अब ये कागजात को अगर देखें, जो ये डॉक्यूमेंट्स कह रहा है वो इसके साथ लगे होंगे। एफआईआर कहा था, ये एफआईआर की कॉपी आ गई। फिर एफआईआर करवाने के लिए दरख्वास्त क्या उसने ज़िक्र किया था कागजात में, ये साथ लगी हुई है। फिर ये मेडिकल करवाने के लिए विक्टिम का दरख्वास्त दी गई थी, ये वो साथ लगी हुई है। फिर ये आ गया जी उस विक्टिम का मेडिकल साथ लगा हुआ है। ये मुलज़िम का मेडिकल करवाने के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी वो साथ लगी हुई है। फिर मुलज़िम का जो मेडिकल है कि कहीं वो इम्पोर्टेंट वगैरह तो नहीं है। देखिए, अगर किसी पे रेप का, सॉडमी वगैरह का केस है तो ये मुलज़िम का भी मेडिकल करवाया जाता है कि भाई अगर ये मर्द भी है या नहीं, ये इस काबिल भी है या नहीं है, तो वो वगैरह भी। अब ये 377 केस का मुकदमा है तो उसका वो भी करवाया गया। नक्शा मौका, जो मौके पे जाके स्केच ड्रॉ किए गए थे, कौन से कमरे में ये हुआ है, उसमें जो गवाह थे वो कहाँ कहाँ मौजूद थे, ये सारा कुछ इसमें बताया जाता है नक्शा मौका में। फिर रिमांड लेने के लिए दरख्वास्तें दी जाती हैं पुलिस की तरफ से, वो सारा कुछ अब वो ज़िक्र भी था। फ़र्द मकबूजगी शलवार, मैंने कहा था ये देख लें जी, ये उस विक्टिम की जो शलवार पुलिस ने रिकवर की थी वो उसका भी फ़र्द मकबूजगी साथ लगी हुई है। शनाख्त सर्टिफिकेट के उसके कोई रिकॉर्ड वगैरह है या नहीं है, सज़ा स्लिप, उसका हुलिया वगैरह कैसा है मुलज़िम का, ये सारा कुछ। और 161 के स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड जो किए जाते हैं वो साथ लगाए जाते हैं। ये 161 के अल्लाह बख्श का, फिर ये शेर मोहम्मद, नासिर अब्बास हैं, तो ये 161 के स्टेटमेंट भी इसके साथ लगे हुए हैं। फिर जो मौका मुलाहजा किया था उसकी जो इसने रिपोर्ट बनाई थी वो भी साथ लगाई हुई है। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये इस तरह चलान जमा करवाया जाता है। चलान फॉर्म के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगा के फिर जमा करवाया जाता है प्रोसिक्यूशन ब्रांच में, और वहाँ से फिर ये जाती है कोर्ट में, चलान जमा हो जाता है, वहाँ से पेश किया जाता है। अब आ जाते हैं चलान मुकम्मल की तरफ। ये एक चलान मुकम्मल है। अब इसमें अगर गौर भी कर लें, ऊपर चलान मुकम्मल ज़ेर दफ़ा 173। अब इसमें मुस्तगीस का नाम, मुल्ज़मान जो चलान ना हुए या बेगुनाह हो गए, यानी कुछ देखें पुलिस के पास पावर है ना कि वो दौरान तफ्तीश भी मुल्ज़मों में से अगर कोई बेगुनाह हो तो उसको डिक्लेयर कर सकती है कि वो बेगुनाह है। खाना नंबर 2, ये है वो खाना नंबर 2 कि जिनको पुलिस ने बेगुनाह करना है उनका नाम इस खाना नंबर 2 में आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वही जो मुल्ज़मान ज़ेर हिरासत हैं उनका, और जो ज़मानत पे हैं उनका ज़िक्र आ गया। फिर उसके बाद तफसील गवाहान कि जो भी इस केस में गवाह हैं वो सारे लिखे हुए हैं। अब प्राइवेट भी हैं इसमें और विक्टिम भी, वो भी है। अब ये किस चीज़ का मुकदमा है, ये भी 376/511 अटैम्प्ट टू रेप का मुकदमा है। प्राइवेट विटनेसेस, पुलिस के विटनेसेस, या डॉक्टर साहब भी आएंगे जिन्होंने मेडिकल किया, वो उनका भी नाम लिखा हुआ। यानी इस केस को प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन जो गवाह लेके आएगी वो इस चलान में लिखा होगा कि कौन कौन से गवाह आएंगे। अच्छा, उसके बाद वही मुख्तसर हालात मुकदमा कि जो भी इस केस की पूरी स्टोरी है वो यहाँ पे लिख दी जाती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद पुलिस यहाँ पे कुछ फाइंडिंग भी देती है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ इसका एंड वाला पार्ट, तो इसमें दौरान तफ्तीश मुकदमा हाजा दुरुस्त कसूरवार पाया गया है। ये मुल्ज़िम के बारे में वो फाइंडिंग दे रहे हैं पुलिस वाले कि जो हमने तफ्तीश की है उसके बाद हमें ये लगता है कि ये जो मुल्ज़िम है ये कसूरवार है। देखिए, अगर पुलिस इसको बेगुनाह करती तो खाना नंबर 2 में लिख देती,
बेगुनाह नहीं किया, पुलिस कह रही है नहीं, तफ्तीश हमने की है, उसके बाद हमें ये लगता है कि ये मुल्ज़िम गुनाहगार है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, मोरखा 22/3/17 को मुल्ज़िम का मर्दाना क़ुव्वत का मेडिकल करवाया, जो डॉक्टर ने MLC सो एंड सो के बाद मुल्ज़िम को बदाले, यानी वो सारा कुछ तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, कोई अमर बकाया ना है, लिहाजा मुकदमा हाजा सजाद और सज्जू खाना नंबर 3 के ख़िलाफ़ चलान मुकम्मल मुरतब करके अदालत मुजाज को भिजवाया जा रहा है। ठीक हो गया। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल की, वो पहले वाले में नामुकम्मल थी। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे अभी DNA की रिपोर्ट नहीं आई थी, यहाँ पे सारा कुछ इन्होंने करके कहा जी कंप्लीट हो गया है, हमने मेडिकल शेडिकल भी करवा लिया, सब रिपोर्टें वगैरह भी आ गई हैं, ये मुकम्मल चलान है। अब इसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स कौन से लगा रहे हैं, रिपोर्ट हाजा, ये फार्म लगाया, रिमांड के, ये इस तरह 1 2 3 करके बताए होते हैं, रिमांड के, फिर उसके बाद FIR, नक्शा मौका, फिर FIR की दरख्वास्त, फिर मेडिकल जितने भी हैं, फिर 161 के स्टेटमेंट, ये शनाख्त सर्टिफिकेट, सज़ा स्लिप, यानी जो कुछ रिकवरी है वो सारा कुछ। तो जो कुछ भी पुलिस ने तफ्तीश के दौरान ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने चलान की बैक साइड पे इस तरह लगा दिए हैं, और ये सारे फिर लगे होंगे साथ। अब ये मेरे पास तो एक फॉर्म है, लेकिन ये चलान के साथ जो ये कह रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगे होते हैं कि भाई जी ट्रायल कंप्लीट, तफ्तीश कंप्लीट हो गई है, ये हमारी नज़र में तफ्तीश से गुनाहगार है, आगे जी फिर आप इसका ट्रायल शुरू करो। तो ये हो गया। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पे अब बताऊँ, देखें जब मैजिस्ट्रेट के सामने एक मुल्ज़िम को पेश किया जाता है रिमांड के दौरान भी, वहाँ पे मुल्ज़िम को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस ये जो हमने अभी देखा है एक चलान, इसमें अगर तो पुलिस इस मुल्ज़िम को बेगुनाह कर देती डिक्लेयर कि नहीं जी इसके लिए हमारे पास सफिशेंट एविडेंस नहीं है, हम इसको खाना नंबर 2 में रख रहे हैं और ये बेगुनाह है। देखें जब ये चलान फिर जमा होगा ना, जब भी किसी मुल्ज़िम को खाना नंबर 2 में रखा जाता है कि जी ये तफ्तीश में बेगुनाह पाया, इसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, उसके लिए फिर जब ये चलान कोर्ट के सामने जाता है तो यहाँ पे खाना नंबर 2 में बेशक पुलिस ने किसी मुल्ज़िम को रख के बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया हो, लेकिन ये डिस्चार्ज तभी होगा जब मैजिस्ट्रेट इस चलान के साथ एग्री कर जाए कि यस इसके अगेंस्ट कोई सफिशेंट एविडेंस नहीं है, कोई ये बेगुनाह लगता है और पुलिस की फाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। मैजिस्ट्रेट इस चलान के साथ एग्री कर जाएगा तो वो मुल्ज़िम डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट ट्रायल चलेगा। अब यहाँ पे ड्यूरिंग रिमांड भी हमने बहस करनी होती है, अगर बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है तो हम वहाँ पे भी मैजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर सकता है। फिर ये चलान जमा हुआ है, इस पे भी जाके हम यहाँ पे बहस कर सकते हैं कि मैजिस्ट्रेट के हमारे मुल्ज़िम के अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिला तो इसको डिस्चार्ज किया जाए। तो यहाँ पे चलान जमा होने के बाद भी हमने यहाँ पे बहस करनी होती है दोनों साइडों ने कि जैसा उसको एग्री करें इस चलान के साथ, डिसएग्री करें, किसी मुल्ज़िम को डिस्चार्ज करें ना करें, तो यहाँ पे स्टेज पे भी हमने बहस करनी होती है। अच्छा, उसके बाद फिर ये चलान जितना भी होता है कोर्ट में जो जमा करवाया जाता है, इसकी कॉपियाँ दी जाती हैं किसको, मुल्ज़िम को, कि आपके अगेंस्ट ये सारा कुछ मवाद पुलिस ने इकट्ठा कर लिया है तो अब आ जाओ। अच्छा जी, 1 मिनट मैं वो ढूंढ लूँ चार्ज। चलान आ गया, कॉपियाँ तकसीम हो गई, मुल्ज़िम को दे दी गई, उसके बाद फिर फ़र्दे जुर्म, इसके बाद क्या होना होता है, फ़र्दे जुर्म, चार्ज फ्रेम होना होता है। अच्छा, ये चार्ज जो जैसा ये देखें जी, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, ये चार्ज फ्रेम हो रहा है। इसको अगर मैं पढ़ूँ तो ऊपर कोर्ट का नाम है जो जज साहब इस चार्ज को फ्रेम कर रहे हैं, सेशन केस नंबर, ये अब ये सेशन ट्रायल होना है इसका, तो उसमें अब ये 376/511
FIR नंबर सो एंड सो, पुलिस स्टेशन सो एंड सो, चार्जशीट। अब जज साहब क्या कह रहे हैं, आई सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर एडिशनल सेशन जज डू हेयर बाई चार्ज यू द अबव मैंशन एक्यूज्ड एज अंडर दैट ऑन 16/3/2017 at 11 AM in the area of check number so and so within the territorial jurisdiction of PS police station so and so, you above mentioned accused tried to commit rape with the daughter of the complainant Musammat so and so. Thus you have committed an offence punishable under section 376 PPC read with section 511 PPC, which is within the cognizance of this court. And I hereby direct that you accused person above named to be tried by this court under the above said charge। अब ये चार्ज शीट जो जज साहब ने की है, अब इसमें नीचे जज साहब ने सर्टिफिकेट भी देना है, इट इज़ सर्टिफाइड दैट द चार्ज हैज़ बीन रेड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द पर्सन, कि ये जो चार्ज मैं कर रहा हूँ ये मैं मुलज़िम को बता रहा हूँ भी आप पे ये इल्ज़ाम है। लेट हिज प्ली बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। अब उससे जो ये जैसा आप कह रहे हैं, जो मैंने उससे ये पूछा कि भाई तफ्तीश ये कुछ हुई है, आप पे ये इल्ज़ाम है, क्या आप इससे एग्री करते हो या नहीं करते हो। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज सज्जाद एलियस सज्जू विदाउट ओथ। अब जो उससे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू हर्ड एंड अंडरस्टूड द चार्ज, कि ये जो वो जैसा पीछे कह रहे थे ना चार्जशीट में कि मैंने उसको पढ़ के बताया, आपको जैसा ने पूछा कि चार्ज की समझ आई, जो इल्ज़ाम आप पे लगा उसकी समझ आई है, उसने कहा येस। हैव यू प्लीडेड गिल्टी और क्लेम्ड द ट्रायल। दूसरा सवाल जैसा आपने ये पूछा कि क्या आप इन इल्ज़ामात को सच मानते हो कि गुनाहगार हो, या आप कहते हो नहीं मैं बेगुनाह हूँ और ट्रायल किया जाए। हैव यू प्लीडेड गिल्टी और क्लेम्ड द ट्रायल। आंसर, अब ये मुल्ज़िम क्या कह रहा है, जैसा आप लिख रहे हैं, आई डिनाई द चार्ज एंड क्लेम ट्रायल, कि मैं नहीं मानता हूँ जी ये मेरे पे झूठा इल्ज़ाम है। अगर ये यहाँ पे ही कह देता कि हाँ जी इल्ज़ाम सच्चा है, मैं मानता हूँ मेरे से ये हो गया, गलती हो गई, तो चूँकि इसने मान लेना था, कन्फेशन हो जाना था, फिर इसको यहीं पे सज़ा मिल जानी थी। लेकिन इसने कहा कि नहीं जी मैं गिल्टी नहीं हूँ, मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा, ट्रायल करे ये मेरा और साबित करे, प्रोसिक्यूशन साबित करे। तीसरा क्वेश्चन, डू यू हैव एनी डिफेंस टू चार्ज। वो कह जैसा ने पूछा कि आपके पास कोई डिफेंस वगैरह है, वो कहता हाँ जी मेरे पास डिफेंस वगैरह है। यहाँ पे जज साहब ने अपने साइन किए। तो ये इस तरह चार्ज जो इल्ज़ाम होता है मुल्ज़िम से पूछा जाता है कि आप पे ये इल्ज़ाम है, वो उस क्वेश्चंस की टाइप इस तरह क्वेश्चंस की फॉर्म में उससे जैसा पूछते हैं, वो अगर डिनाई कर दे तो ट्रायल शुरू हो जाता है, अगर वो एग्री वो मान जाए उनको तो सज़ा हो जाती है। ये चार्ज शीट जी इस तरह चार्ज ये फ्रेम हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, चूँकि इस मुल्ज़िम ने डिनाई कर दिया कि नहीं जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे पे झूठा इल्ज़ाम है, तो क्या होगा, यहाँ पे से फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा। कैसे, प्रोसिक्यूशन अपने गवाहों को लेके आएगी और इस मुल्ज़िम के अगेंस्ट अपना केस को प्रूव करेगी ताकि इसको सज़ा हो सके। ये था जी तफ्तीश का पूरा प्रोसेस। तफ्तीश पुलिस ने करनी होती है, पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं, तफ्तीश होगी, उसके बाद चलान रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी 173 की। ये मुकम्मल, अगर तो सब कुछ कंप्लीट हो गया तो मुकम्मल चालान, अगर मुकम्मल नहीं हुआ तो नामुकम्मल चालान। नामुकम्मल चालान अगर रिपोर्ट जमा करवाती है तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि वो ट्रायल को आगे लेके चले, शुरू करे या ना करे, या वेट करे कि मुकम्मल चालान आ जाए। जैसे ही ये चालान मुकम्मल जमा करवाया जाता है या कोर्ट ट्रायल की तरफ जाना चाहती है तो कोर्ट फिर इसकी कॉपीज़ ये चालान की रिपोर्ट की वो मुल्ज़िम को देती है। उसके बाद फिर फ़र्द जुर्म लगता है और अगर वो डिनाई करेगा तो फिर आगे ट्रायल शुरू हो जाता है। अब इसमें देखें, अगर तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझनी है तफ्तीश से रिलेटेड, तो आपको पुलिस ऑर्डर, पुलिस रूल्स वगैरह उनको देखना पड़ेगा। वहाँ पे ये पूरा डिटेल में एक एक चीज़ को बताया गया है। सो यहाँ के प्रैक्टिकल की हद तक मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, हमारा इस तफ्तीश से, थानों में जाने से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास जब वो बेल में आते हैं तो हमने कोर्ट में जाके, या जब रिमांड पे पेश किया जाता है, हमने अदालतों में बहसें करनी है। हमने थानों में जाके किसी मुल्ज़िम को डिफेंड नहीं करना, या किसी मुद्दई की तरफ से SHO की अदालत में हमने पेश नहीं होना। मैं आज भी आपको कहता हूँ कि
ये वकील का काम नहीं है थानों में जाना, हमने अदालतों में ही जाना है। लेकिन प्रोसीजर ये है, हमें पता होना चाहिए। पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने कोशिश की आपको साथ साथ दिखा दूँ, समझा दूँ। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।